बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्नर्स एकेडमी में आप सबको वेलकम। माय नेम इज़ सोबिया इकराम। आई एम अ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट रिकवरी क्लिनिक लाहौर। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं जेंडर इश्यूज़ की, तो जेंडर इश्यूज़ जिन जिन एस्पेक्ट्स में आते हैं हम उन सभी को कंसिडर करेंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा वो लगता है कि यार ये शायद साइड पर हो रहा है, या हम बात किसी चीज़ के कर रहे हैं लेकिन बीच में ये आ गया, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। सो मे बी आज इतना इंटरेस्टिंग ना लगे आपको, बट दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू टू ग्रास्प द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स। सो आज हम पढ़ेंगे जेंडर रिलेटेड रिसर्च इश्यूज़ एंड देन बेसिक प्रोटोकॉल्स ऑफ रिसर्च में आप वैसे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि आज जो है थोड़ा सा हम टच ज़रूर करेंगे रिसर्च को। सो फर्स्ट पार्ट जो थी फेमिनिज़म की बात हमने की थी। तो फेमिनिज़म में जब इस तरह की बातें होना शुरू हुई कि जी फ़ीमेल का माइंड जो है वो मेल के माइंड से कम इंटेलिजेंट है, कम वर्किंग करता है, तो उसमें फिर फेमिनिस्ट अप्रोच शुरू हुई कि नहीं भाई इक्वल हो सकता है। दे स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च, बट दे हैव फाइंड आउट कि जी इस तरह के कुछ इश्यूज़ भी आते हैं जिनकी वजह से रिसर्च जो है उसकी आप वैलिडिटी पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क करते हो। तो ऑब्वियसली हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया कि क्रिटिकली सोचना या एनालाइज करना। सो क्रिटिक्स में ये भी था कि देयर मस्ट बी सम इश्यूज इन रिसर्च एज वेल, ये जो जेंडर पे आप करते हैं। और पहला जो रिसर्च इशू आया वो था जी एंडोसेंट्रिसिटी। अब उसमें क्या था, बेसिक इशू क्या था कि जी उसके मुताबिक हम इश्यूज़ को जो देख रहे हैं वो मेल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मेल के पर्सपेक्टिव से मतलब कि एक इशू है और आप उसको कहते हो जी कि मर्दों में गुस्सा जो है गर्मी में ज़्यादा पाया जाता है, तो आप उस चीज़ को फिर क्या कर रहे हो, यू आर सीइंग समथिंग फ्रॉम द मेल पर्सपेक्टिव, ठीक है, और आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। बहुत से सालों से जो है ना एक ही फोकस था कि जी मेन जो है वो फॉर्मल वर्क जो है वो करते हैं और फीमेल आर सपोज टू डू द डोमेस्टिक वर्क, घर में रहें, बच्चे संभालें, काम काज करें। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जी। रिसर्च कहती है जी कि मर्द जो है वो बाहरी काम अच्छा करता सही लगता है और फीमेल जो है वो घर में बाहर नहीं काम कर सकती। तो दीज आर द पर्सपेक्टिव फ्रॉम दीज आर द मेल पर्सपेक्टिव रिसर्च, कि मैं डोमिनेंट हूँ, अथॉरिटी में हूँ, तो मैंने जो भी डिसाइड कर दिया हो गया। उसके बाद दूसरा इशू था ओवर जनरलाइजेशन। अब एक रिसर्च की कि जी मेन में किसी किस्म के कोई आप रिसर्च करें जी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, कि जो लोग बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, वो सोशल हैं, वो एक्सट्रोवर्ट्स हैं। अब यही चीज़ उन्होंने उसको ओवर जनरलाइज कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो रिसर्च है ये फीमेल्स में भी लागू होती है। तो क्रिटिक्स ने कहा कि नहीं भाई ये भी इशू है, आप एक पॉपुलेशन का से जो सैंपल कलेक्ट करके रिसर्च की है वो बाकी सब पे मुसलत नहीं कर सकते। उसके बाद एक और इशू आया, वो था जेंडर ब्लाइंडनेस। अब उसमें क्या था जी कि जेंडर ब्लाइंडनेस अगेन उसका यही इशू था कि जितने भी ये जो जेंडर इश्यूज़ हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी जो एल्डरली पीपल हैं उनमें जो विमेन हैं वो हस्बैंड्स के बगैर रहती हैं। तो इसका मतलब है कि मेन भी जो हैं वो वाइफ्स के बगैर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये बड़ी कोई अजीब सी और वेग सी स्टेटमेंट है। तो इस किस्म की वेग स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई। तो जेंडर ब्लाइंडनेस मतलब आप एक चीज़ पर रिसर्च करके और दूसरे पे भी मुसल्लत कर रहे हैं। एंड देन डबल स्टैंडर्ड्स में क्या था कि when they talk about couple in terms of man and women, they tend to assume that man is the head of family, ठीक है ना। अब डबल स्टैंडर्ड्स आ गए। अब उन्होंने पहले ही ज़हन में बना लिया कि भाई ये हेड ऑफ द फैमिली है, इसका ये रोल है। तो ये भी इस तरह की चीज़ें आना शुरू हुई। उसके बाद इंटरफेरेंस आना शुरू हो गई। मोरीन जो थी 1992 में उसने थोड़ा एक फिनोमेना एक्सपीरियंस किया कि यार मैं जब कोई काम करती हूँ तो उसमें इंटरफेरेंस आ रही है। मिसाल के तौर पर वो सिसली में एक रिसर्च कर रही थी, वहाँ पे इशू ये हुआ कि एक तो ये कि वो बंद कमरे में किसी मेल से मुखातिब नहीं हो सकती थी अकेले में,
क्योंकि अगेन वो एक हरासमेंट वाला इशू था। उसके बाद बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे उसको अलाउ ही नहीं किया गया जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेंडर। तो इन चीज़ों ने रिसर्च में ऑब्वियसली एक खला डाला, एक क्रिटिक्स को जो है वो हवा दी कि भाई ये इश्यूज़ भी हैं और ये मैटर करते हैं। उसके बाद मेथडोलॉजी, अगेन मेथडोलॉजी पे आते हैं। तो जो जेंडर रिसर्च है उसकी मेथडोलॉजी भी मोर और लेस सेम है जो आप रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ते हैं। यू स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग द रिसर्च, ठीक है, आप टॉपिक यहाँ आइडेंटिफाई करते हो, आप इंट्रोडक्शन करते हो, एंड देन यू स्टार्ट रिव्यूइंग द लिटरेचर कि लिटरेचर इस बारे क्या कहता है। फिर आप एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, एंड देन यू डिज़ाइन द मेथडोलॉजी कि जी किस मेथड के ऊपर होना चाहिए, और फिर आप डाटा एनालिसिस करते हैं, एंड देन यू लेटर ऑन ड्रॉ द कंक्लूजन्स। अब आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम इन जेंडर रिसर्च, इसमें यह है कि आप मेक श्योर कि जब हम यहाँ पर रिसर्च की बात करें तो वी आर कीपिंग जेंडर इन माइंड। तो जो जेंडर साइकोलॉजी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो रिसर्चेस होती है हम उनकी बात करेंगे, जो रिसर्च टाइप्स हैं, ठीक है, मेथडोलॉजीज़ की टाइप्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो मेथड्स में एक तो क्वांटिटेटिव में कुछ मेथड्स हैं, फिर क्वालिटेटिव में मेथड्स हैं। क्वांटिटेटिव में जेंडर साइकोलॉजी से रिलेटेड जो बेसिक 3 मेथड्स हैं, one is descriptive method, the second is experimental, the third is ex post facto. Descriptive methods में again observation, correlation, surveys, case studies, unobtrusive methods, focus groups और meta analysis, ये सभी आ जाते हैं। एंड देन फर्दर अगर हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें तो डिस्क्रिप्टिव मेथड्स ऑल्सो इंक्लूड सर्वेज यूज। जो अब हम ये जेनेरिक थे, अब हम बात करेंगे जो बेसिक जेंडर रिसर्च के अंदर आते हैं। तो सर्वे, कोरिलेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कंटेंट एनालिसिस, ये 4 चीज़ें जेंडर साइकोलॉजी के अंदर मौजूद हैं। एंथ्रोपोलॉजी भी इसी के अंदर ही आ जाता है। और क्वालिटेटिव में भी 4 किस्म की रिसर्चेज हम मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, केस स्टडी, इंटरव्यूज़, एथनोग्राफी एंड फोकस ग्रुप। अब सर्वे में क्या है, सर्वे हम क्यों करते हैं? सर्वे बेसिकली इज़ एन अप्रोच जिसमें आप क्विक इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, ठीक है। अब वो क्विक इन्फॉर्मेशन है, मतलब मिसाल के तौर पर लार्जर ऑडियंस पे, मतलब आपने पूरे मुल्क से कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी, तो आप सर्वे करते हो, सबसे पूछ लिया, फीडबैक से ली। तरीके इसके मुख्तलिफ हैं, न्यूज़पेपर में भी हम कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू भी हम सर्वेस कर सकते हैं। इसका मसला लेकिन ये होता है कि जब सर्वे करते हो तो इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलता आपको, येस नो स्टेटमेंट्स मिलती हैं आपको, ऑल और नन, आपको ओपन एंडेड फीडबैक्स नहीं मिलती, बल्कि क्लोज क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो मिलते हैं। उसके बाद दूसरी रिसर्च जो आती है वो हमारी कोरिलेशनल रिसर्च है। अब कोरिलेशन रिसर्च, रिमेंबर दैट यहाँ पर एक चीज़ इशू आती है कि कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ सिर्फ ताल्लुक़ जानना, ठीक है। ताल्लुक़ की नोयत, मकसद है कि ताल्लुक़ की नोयत इन अ सेंस कि कौन किसको इफ़ेक्ट कर रहा है। सो इट इज़ नेवर अ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, नेवर एवर। वो फर्दर हम पहले कोरिलेशन लगाते हैं, एंड देन अगर आपको बहुत शौक है तो यू गो विद द रिग्रेशन एंड अदर एनालिसिस एज वेल, बट इनिशियली यू स्टार्ट विद दिस कोरिलेशन पार्ट। सो कोरिलेशन में सिर्फ आप रिलेशनशिप देखते हैं, एंड देन दीज रिलेशनशिप आर बेसिकली 3 टाइप्स उसकी होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। सो पॉजिटिव क्या है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। नेगेटिव क्या है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। इट्स एन ऑपोजिट। ये नेगेटिव पॉजिटिव एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं है। एंड देन ज़ीरो मतलब कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगेन आई एम टेलिंग यू कि को रिलेशन का ताल्लुक जो है वो आपस में कनेक्शन के साथ है, कॉज एंड इफ़ेक्ट का नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन जो है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन जो है वो एक बड़ी पॉपुलर रिसर्च स्टडी मेथड है, और अमूमी तौर पे एंथ्रोपोलॉजी में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। एंड देन टाइप्स क्या है उसकी, ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन और ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। आप कोई एक्सटर्नल एक एलिमेंट, एक स्टिमुलाई ऐड कर रहे हैं और फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक है कि आप उसको नहीं सिर्फ वैसे ही जेनेरिक सा ऑब्जर्व करें। इसमें भी फर्दर काफ़ी सारी टाइप्स है। आई गेस ये आप रिसर्च जब ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, दे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट इन डेप्थ, मोर डेप्थ।
सो टिल देन यहाँ का सेशन इधर तक ही है, बिकॉज आई विल बी समराइजिंग एंड वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे कोई लगा कि इसको हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं और कंसेप्चुअली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आई विल डेफिनेटली डिस्कस, अदरवाइज विल गो इन दिस पैटर्न, सो दैट हम समराइज़ करके अपने लेक्चर्स को आगे आगे करते जाएं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।